हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डिवीजन में। और हम अभी अपना चैप्टर जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का आखिरी लेक्चर होगा और इसके बाद से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं लास्ट क्लास का एक बार अच्छे से रिव्यू करा दूँ, क्योंकि लास्ट क्लास जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और उसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो एक बार मैं लास्ट क्लास को एक बार और रिव्यू करवा दूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि सर्कस इंटेरिकस क्या है, ठीक है। सर्कस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि सर्कस इंटेरिकस जो है, सर्कस इंटेरिकस ये क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है। और इसके बारे में हमने और देखा इसमें क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा कि जब फूड स्टमक से किसमें जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाता है स्टमक से, तो उसके ऊपर, उस फूड के ऊपर जो कि फूड जो है वो स्टमक में कैसा था, काइम के फॉर्म में था, ठीक है। काइम के फॉर्म में था। तो उस काइम के ऊपर सबसे पहले कौन काम करता है, सबसे पहले काम करता है इस काइम के ऊपर, सबसे पहले ड्यूडेनम में कौन काम करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। इस पे काम करेगा कौन सा, मैं एरो बना कर लिख दे रहा हूँ, कल का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी कल क्लास इंफॉर्मेटिव थी, लास्ट लेक्चर जो है हमारी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा थोड़ा सा अच्छे से रिव्यू करवाना चाहता हूँ। तो देखिए, काइम जो है उसके ऊपर सबसे पहले कौन काम करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस काम करेगा सबसे पहले, ठीक है। और पेनक्रियाटिक जूस जब उस पर काम करेगा तो काइम का नेचर क्या है, एसिड। वो उसको किसमें बदल देगा, पेनक्रियाटिक जूस उसको बदल देगा, काइम को बदल देगा। ये देखिए काइम कैसा है, देखते हैं यहाँ पे एसिड है, ठीक है, एसिड नेचर का है। और पेनक्रियाटिक जूस जब इसके ऊपर काम करेगा तो वो उस काइम को बदल देगा किसमें, बेसिक में, ठीक है। जो काइम है वो किस नेचर का हो जाएगा, बेस। पीएच कितना रहेगा, 7.8। क्या है ये, 7.8 पीएच है इसका, ठीक है। 7.8 पीएच रह जाएगा इसका। और उसके बाद हमने देखा कि पेनक्रियाटिक जूस के जो कंटेंट है, कौन कौन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस, ठीक है। ये कंटेंट थे जिसके पेनक्रियाटिक जूस के, ठीक है। तो जब ट्रिप्सिनोजन जो है, ठीक है, जब ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है और ट्रिप्सिन में बदलता है, तो वो बाकी के जितने भी पेनक्रियाटिक जूस की जो कंटेंट है उनको वो एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। उनको वो एक्टिवेट कर देगा और वो उनको एक्टिव फॉर्म में ला देगा, ठीक है, जिससे कि वो जो एसिडिक काइम आया है उसके ऊपर वर्क कर सके, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होती है, पार्शियली रिएक्शन होता है सब पे ऊपर, प्रोटीन हो, वो चाहे फैट हो, वो चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, वो चाहे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस के जो कंटेंट है, ठीक है, वो उन सभी पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड जो सब्सटेंसेस हैं काइम के अंदर, उनके ऊपर एक्ट करेंगे और कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर पेनक्रियाटिक जूस के कंटेंट काम करेंगे। तो पेनक्रियाटिक जूस जब कंटेंट काम करेंगे इसके ऊपर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड काइम के ऊपर जब कंटेंट इसके पेनक्रियाटिक जूस जब काम करेगा तो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इनको लिखेंगे हम सम प्रोडक्ट्स फॉर्म। ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इनके ऊपर
अब कौन काम करेगा? अब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेगा। कल कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है वो मैंने बताया ही था आपको, ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड कैसे न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में बदल जाता है, फिर उसके बाद से वो शुगर और बेस में बदल जाता है। उसी तरह जो प्रोडक्ट बन रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस से रिएक्ट करने के बाद से, तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अब काम करेगा कौन? इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस इंटेरिकस जो है वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेगा और उन प्रोडक्ट्स को वो फाइनली लास्ट उस फॉर्म तक चेंज करेगा जिस फॉर्म में बॉडी इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल देखा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं फिर से। और हाँ, हमने एक और टर्म पढ़ा। कौन सा टर्म पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। इलियोसिकल वॉल्व क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था, जो कि इलियम और सिक्कम के बीच में होता है, ठीक है। इलियम और सिक्कम के जो जंक्शन है, पॉइंट है, उस पे होगा इलियोसिकल वॉल्व। कौन सा वॉल्व? इलियोसिकल वॉल्व, वॉल्व, ठीक है। ये इलियम और सिक्कम के जंक्शन पे, मीटिंग पॉइंट पे इलियोसिकल वॉल्व होता है, ठीक है। ये वॉल्व क्या करता है? बैक फ्लो ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में गया है, उनके बैक फ्लो को ये रजिस्ट करता है इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। वापस वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ जाए, इसको ये इलियोसिकल वॉल्व रोकता है, ठीक है। और उसके बाद से हमने क्या देखा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर सीएनएस का और हार्मोन्स का कंट्रोल होता है, ठीक है। ये इसके डाइजेशन को कहाँ पे भी क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करे, कहाँ पे डाइजेशन होगा, वहाँ पे कौन से हार्मोन रिलीज हो, ये इन सब पे सीएनएस और हार्मोन्स का कंट्रोल होता है, ठीक है। और इन सब का इसलिए कंट्रोल होना चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे, एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पॉइंट पे जाकर के वर्क करेंगे और उसको एक डायरेक्शन देंगे, जिस फॉर्म में उसे वर्क करना है, ठीक है। जैसे कि अब अगर मान लीजिए कि स्टमक से फूड जो है वो ड्यूडेनम में गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर ड्यूडेनम के अंदर जो ये सीएनएस के जो न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, या फिर जो हार्मोन्स आएंगे, वो उसे बोलेंगे, ठीक है, कि अब फूड ड्यूडेनम में आ गया है, और वही न्यूरॉन जो है वो सिग्नल भेजेंगे किसके पास? पेनक्रियाटिक जूस, तो पेनक्रियास के पास और गाल ब्लैडर के पास, कि अब आप अपना पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस वो सब ले आकर के ड्यूडेनम में रिलीज करिए, क्योंकि टाइम आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कंट्रोल करने के लिए सीएनएस और हार्मोन का एलिमेंट्री कैनाल पे कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन देने के लिए। तो अब हम आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे कि कैलोरीज क्या होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी कैलोरीज होती हैं, कैलोरी क्या है, और फिर हम देखेंगे इस तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है, कितने तरह के टाइप के एब्जॉर्प्शन को बॉडी जो है वो अपनाती है। और उसके बाद से एट लास्ट हम देखेंगे क्या? डिजीज, ठीक है। डिजीज के बाद से अगर टाइम बचा तो मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि कैलोरी होती क्या है, ठीक है। कैलोरी या जूल, ठीक है, कैलोरी को ही जूल भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कैलोरी को जूल इसलिए करें, जूल किसकी यूनिट है, ठीक है, जूल जो है वो हीट की यूनिट है, ठीक है, जूल हीट की यूनिट होती है, और हीट ही अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, सभी एनर्जी का अल्टीमेट फॉर्म हीट होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम कि एक कैलोरी, एक कैलोरी या फिर एक जूल किसे कहेंगे?
क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट required to burn 1 ग्राम ऑफ फूड। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फूड को बर्न करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलेंगे क्या, एक कैलोरी या फिर एक जूल। ठीक है, सेम है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलो जूल या 1 किलो कैलोरी क्या होती है, तो आप सब कुछ वही लिखेंगे। लिखेंगे क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बर्न 1 किलोग्राम ऑफ फूड इज 1 किलो कैलोरी और 1 किलो जूल। ठीक है, तो ये रही कैलोरी की डिफिनीशन। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि दो तरह की वैल्यू होती है। ठीक है, अब कैलोरी से बनी जो कैलोरी के फॉर्म में जो भी हम वैल्यू लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, क्या कौन सी नाम देते हैं उसको, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरिक वैल्यू। कैलोरिक वैल्यू जो होती है वो दो फॉर्म में होती है, कौन कौन से, एक होती है ग्रॉस कैलोरी वैल्यू, कौन सी, ग्रॉस कैलोरी, ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू। एक होती है ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू और एक होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, फिजियोलॉजिक वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बताती है क्या, कि 1 ग्राम ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फूड जो है उसको कंप्लीटली कंबशन में या कंप्लीटली बर्निंग में, ठीक है, कंबशन यानी बर्निंग, ठीक है, कंबशन जो है वो बर्निंग से ही रिलेटेड शब्द है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ जो फूड है उसको कंप्लीट, उसका कंप्लीट कंबशन या उसका कंप्लीट बर्निंग कराने के लिए जो हीट चाहिए, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, जब इतनी, मैं इसको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है, फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या होती है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने कभी भी कहीं पे भी इसके डेफिनेशन में मैंने एक्चुअल नहीं बोला, इसके मैं बोल सकता हूँ कि actual amount of heat required, ठीक है, actual amount of heat required to burn 1 ग्राम of or for combustion for complete combustion of 1 ग्राम of food। ठीक है, तो ये actual amount of value बताती है required for complete combustion of 1 ग्राम of food, और ये बताती है amount of heat required, ठीक है, amount of heat required for burning of 1 ग्राम of food। तो कुछ खास अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, कि ये जो है वो एक्चुअल वैल्यू बताती है और ये एक ऐसी रैंडम वैल्यू बताती है आसपास। ठीक है, अब देखेंगे आप कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में जो वैल्यू आती है वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू फिजियोलॉजिक वैल्यू। ठीक है, क्योंकि फिजियोलॉजिक वैल्यू जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, उसमें प्रॉपर कंडीशन दी जाती है कि हीट जो है वो कहीं और ना लॉस हो करके केवल और केवल जो है वो कंबस्टन में, सॉरी, फूड के कंबस्टन में ही यूज हो। ठीक है, ये कहीं और हीट ना लॉस हो। जबकि अगर इन जनरल अगर हम किसी और चीज़ का कंबस्टन करते हैं, किसी और चीज़ को जलाते हैं, बर्निंग करते हैं उसकी, जैसे कि मान लीजिए कि फूड है हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल ऐसे भी रेंडमली खड़े करके और हमने उसको जलाना शुरू किया। ठीक है, तो उसका कंप्लीट कंबस्टन होने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो एक्चुअल नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आसपास का जो टेम्परेचर है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो भी यहाँ से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, वहां से यहाँ से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा,
अपने पास लेगा, जिसकी वजह से ये ठंडा होने लगेगा जो फूड है हमारा, ठीक है। तो हमको थोड़ा और बर्निंग करनी पड़ेगी, थोड़ा और बर्न करेंगे तब जा करके ये कंप्लीट बर्न होगा। तो जो अमाउंट जो इन दोनों के बीच में फिजियोलॉजिक और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो कि लॉस हुआ है आसपास के इन्वायरमेंट में ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी फूड, ठीक है। ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के लिए बताएंगे, ठीक है। तो ये अभी काफी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो एक बार आप बस इसे लिख लीजिए, केवल आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसे एक बार और बताऊंगा, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए तो 5 सेकंड बहुत होगा। चलिए टाइम पूरा हुआ आपका, तो मैं इसको एक बार और बताऊंगा अभी। तो देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सॉरी कैलोरिक वैल्यू। कैलोरिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। कैलोरिक वैल्यू होती क्या है, कैलोरिक वैल्यू को हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ heat required to rise temperature by 1 degree Celsius of 1 gram of food, ठीक है। तो देखिए कैलोरिक वैल्यू जो है वो हमें ये बताती है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि हम 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम ऑफ फूड का राइज कर सकें, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और राइज कर सकें और बढ़ा सकें। ये कैलोरिक वैल्यू हमें बताती है, ठीक है। सॉरी ये कैलोरिक वैल्यू नहीं, ये होती है 1 जूल का डेफिनेशन, सॉरी ये कैलोरिक वैल्यू नहीं, ये होती है डेफिनेशन किसकी, 1 जूल या फिर 1 कैलोरी, ठीक है। और वही इसकी जगह 1 जूल या 1 कैलोरी की जगह 1 किलो कैलोरी या फिर 1 किलो जूल दे दिया हो तो क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस यही रहेगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 किलो ऑफ फूड, 1 केजी ऑफ फूड, ठीक है। 1 केजी ऑफ फूड, तो ये रहा कैलोरी, ठीक है। अब कैलोरी के जो वैल्यू आती है, जो कैलोरी में वैल्यू आएगी उसको हम कैलोरिक वैल्यू बोलेंगे। कैलोरी में वैल्यू है तो कैलोरिक वैल्यू, ठीक है। जूल में आया तो जूलिक वैल्यू। तो उसी तरह देखिए कैलोरी में अगर हमारी वैल्यू आती है, हम अगर कैलोरी में वैल्यू लिखते हैं, देखिए कैलोरी में हम क्यों लिख रहे हैं, ये इन जनरल क्या कहते हैं लोकल भाषा में हमारे जो है फिट हो गया है कि हम अक्सर जो भी फूड देखते हैं, जो भी फूड हम खरीदते हैं बाहर से या फिर जो भी पैक्ड चीज़ें हम खरीदते हैं उसको हम हर जगह चेक करते हैं, हर जगह कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, ठीक है। अगर कैलोरीज की जगह अगर आपको कहीं जूल लिखा हुआ दिख जाए कि इसमें इतने जूल है तो वो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसमें इतनी आग है, उसका ये मतलब हुआ कि उसमें इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है।
जो कि कैलोरी है, जैसे कि कैलोरी है वैसा ही एकदम एग्जैक्टली जूल भी है, ठीक है। जूल और कैलोरी में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों एनर्जी है, ठीक है। और हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए जूल को हम लोग कैलोरी के बराबर रख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि जो कैलोरीज वैल्यू आई है उसको हम बोलेंगे कैलोरी वैल्यू। देखिए यहाँ लिखेंगे हम, ब्लैक मार्क से लिखते हैं, कैलोरी वैल्यू जो होती है वो दो तरह की होती है। कौन सी दो तरह की? एक होती है ग्रॉस कैलोरी वैल्यू और एक होती है कौन सी? फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिक वैल्यू, ठीक है। एक होती है फिजियोलॉजिक वैल्यू, ठीक है। ये दो तरह की वैल्यूज होती हैं जिसकी कैलोरी की दो तरह की सॉरी डिवीजन होता है। तो देखिए ग्रॉस कैलोरी वैल्यू में हम लोग क्या लिखेंगे कि ग्रॉस कैलोरी वैल्यू में लिखेंगे कि amount of heat required to for complete combustion of 1 gram of food, ठीक है। ये हो गई हमारे कैलोरी वैल्यू की, ग्रॉस कैलोरी वैल्यू की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए इसके पार्ट, इसके ग्रुप देखिए इसका क्या डेफिनेशन आता है। इसकी डेफिनेशन आएगी कि actual amount of क्या heat required for complete combustion of 1 gram of food, ठीक है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, इससे इजी डेफिनेशन हो ही नहीं सकती कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ फूड, ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, ग्रॉस कैलोरी वैल्यू है। और जो फिजियोलॉजिक वैल्यू है उसका अमाउंट क्या डेफिनेशन है? एक्चुअल, एक्चुअल ACTUAL, एक्चुअल, ये वर्ड याद रखिए, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, ठीक है। ये कैसी वैल्यू होती है? ये होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एकदम कंडीशन दे देंगे पूरी जितने भी कंडीशन हो सकती है क्या कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर दे देंगे उसको, बाहर कहीं और हीट लॉस ना हो, आइसोथर्मल कंडीशन में करवाएंगे। तो ये फिजियोलॉजिक वैल्यू हमको 1 ग्राम ऑफ फूड के कंप्लीट कंबशन के लिए मिल जाएगी। लेकिन जनरल क्या होता है, क्या हम हर जगह हर एक आदमी, क्या हम लोग मतलब हम जो कॉमन आदमी होते हैं, क्या हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और उसके बाद फिर आइसोथर्मल कंडीशन दे सकते हैं? तो ये देना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हम लोग इन जनरल
ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू को यूज करते हैं, ठीक है। और ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू क्या होती है? नेचुरल जो टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जो भी कंबस्टन है, 1 ग्राम ऑफ फूड के कंप्लीट कंबस्टन के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो है ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू हमें फिर से मैं बता दूं, ये बताती है कि 1 ग्राम ऑफ फूड के कंप्लीट कंबस्टन के लिए वैसे रूम टेम्परेचर पे कंप्लीट कंबस्टन के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो होती है ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू। ये मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ कि ये वैल्यू इससे कैसे जाती है, अभी आप देख पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं और क्या होगा हम लोग फूड में? प्रोटीन होगा और क्या होगा हमारे फूड में? फैट होगा, ठीक है। तो इनकी ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू क्या होगी? इनकी ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू क्या होगी? इनकी ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू होगी क्या होगी? जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है 4.1 जूल या फिर सॉरी 4.1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। सेम एज 5.65 कैलोरी per gram and also same as 9.45 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये हो गई ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू किसकी किसकी? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब देखिए इसी चीज की अगर हम फिजियोलॉजिक वैल्यू लिखें, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट और फिर प्रोटीन और एट लास्ट फैट। इसकी अगर हम फिजियोलॉजिक वैल्यू लिखें तो आती है क्या? देखिए आप सरप्राइज हो जाएंगे इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर आप अभी देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि देखिए ये कैसी वैल्यू आ गई, ये कैसे हो सकता है। तो इस चीज को मैं अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि देखिए क्या होता है, कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए फिजियोलॉजिक वैल्यू 4, प्रोटीन के लिए 4 और फैट के लिए 9 कैलोरी पर ग्राम आती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1.65 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.45 का डिफरेंस है। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया कि ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू जो है वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसके कंबशन में जो हीट दे रहे हैं वो सराउंडिंग एरिया जो है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो हीट लॉस होती है, ठीक है। अगर हम किसी कुकर पे अगर खाना पकाते हैं, ठीक है, कुछ खाना पकाते हैं उसमें, तो ऐसा नहीं है कि सारी जो हम एलपीजी जो यूज कर रहे हैं वो केवल और केवल कुकर को ही हीट करने में चली जाती है, नहीं, वो आसपास के सराउंडिंग टेम्परेचर में भी फैल जाती है, जिसकी वजह से अगर आप किचन के पास ज्यादा देर तक रहे तो आपको गर्मी होने लगती है, ठीक है। आप इस चीज को फील कर सकते हैं। जबकि ये जो फिजियोलॉजिक वैल्यू है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और फिर आइसोथर्मल कंडीशन दे दिया गया है। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब कि जहाँ पे हीट लॉस जीरो हो, आइसोथर्मल कंडीशन दे दिया गया है, तब ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही और कुछ नहीं है। ये बहुत ही जरूरी था जानना कि आप पहले इसमें डिफरेंस करना सीख जाए और उसके बाद से फिर वैल्यू कैसे डिफरेंस आ रही है आप खुद समझ पाए। तो इसमें बस इतना ही था। मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप इसे झट से कंप्लीट कर लीजिए।
आज यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, तो आज कुछ राहत है, आज थोड़ी गर्मी कम हो रही है। तो आई होप आप सबने लिख लिया होगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम अपने पूरे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट जो है वो है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे तीन तरह के एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तीन तरह के एब्जॉर्प्शन कौन कौन से, पहले होगा बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये मेथड है, ये मेथड है जो मैं लिख रहा हूँ कि किस तरह के मेथड को बॉडी यूज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो होगा एक पहला होगा बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। सॉरी, क्या मैंने अच्छा लिख दिया, एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लिखने की। पहला मेथड है बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है फैसिलिटेटेड, ठीक है। और एक होगा ट्रांसपोर्ट के मेथड, कौन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो होगा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होगा पैसिव, ठीक है। तो ये होंगे मेथड इसके डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। तो ये होंगे मेथड डिफ्यूजन के लिए, सॉरी एब्जॉर्प्शन के लिए, दूसरा। और देखिए ये एक्टिव और पैसिव किसमें आता है, एक्टिव और पैसिव होगा एक बाई, ये तीसरा मेथड कौन सा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है। ये होगा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या कैसे होता है। तो देखिए, डिफ्यूजन का मतलब होता है, सिंपल सा ऐसा समझिए, डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूज होना मतलब कि बिना किसी मेहनत के, ठीक है, अपना काम खुद ब खुद हो जाना, ठीक है। अगर आप ऐसा समझिए कि हल्की सी ऊंचाई पे, ठीक है, हल्की सी ऊंचाई पे पानी रखते हैं या फिर तो, और उसको एक स्लोप के थ्रू सोचे कि ऊंचाई पर रखें और यहाँ उसके बाद स्लोप रखते हैं, ठीक है। स्लोप मतलब एक कुछ छोटी सी ढलान टाइप रखते हैं, तो वहाँ पे अगर पानी की बूंद गिरेगी ढलान की जो सबसे ऊपरी कोना है उस पर, तो अपने आप सरकते हुए वो नीचे चल जाएगा, ठीक है। ये हुआ अपने आप डिफ्यूज हो गया, ठीक है। जैसे कि एक और अच्छा एग्जांपल सुनिए
कि आप सभी होली खेलते हैं, ठीक है, होली खेलते हैं। तो होली के टाइम पे क्या करते हैं हम, जो टब या बाल्टी जो भी होती है हमारे पास बकेट, उसमें हम क्या करते हैं कि रंग लाते हैं, ठीक है, उसमें पूरा पानी भरते हैं बकेट में और रंग लाते हैं, उसको उठा करके हम टब में या फिर बकेट में डाल देते हैं, ठीक है। जब वो रंग पड़ेगा उसके अंदर तो वो दिखेगा धीरे धीरे कैसे फैल रहा है, ठीक है। तो वो हो गया एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल कि एक जगह रंग गिराएंगे और फिर धीरे धीरे वो पूरे टब में फैल जाएगा वो रंग, ठीक है। यानी कि वहाँ पे डिफ्यूजन हुआ किसका, रंग का, डिफ्यूज हुआ यानी कि अपने आप फैल गया वहाँ पे, ठीक है, आपको उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक और एग्जांपल देखिए कैसे कि आप एक शीशे की ग्लास ले लें, ठीक है, उस ग्लास में पूरा कंप्लीट ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, ठीक है, ताकि जिसके आर पार देखा जा सके। उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर से एक इंक गिराई, इंक की एक बूंद गिराई हुई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे कैसे इंक नीचे आ रहा है और जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसके पीछे वाला जो पोर्शन है इंक का फैलते जा रहा है और पूरे जो ग्लास है, ठीक है, उसके पूरे पानी को ब्लू कलर का या जिस कलर का इंक है वो उस कलर का उसको कर देगा, ठीक है। वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब अपने आप फैल गया। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यानी कि अपने आप बिना किसी मेथड के, बिना किसी मेथड के, बिना किसी एडिशनल रिक्वायरमेंट के अपने आप डिफ्यूजन होता है तो उसको सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी क्या क्या एब्जॉर्ब करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब करती है, इलेक्ट्रोलाइट में भी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आयन, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करती है, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मेनली कौन सा कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म होना जरूरी है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, ठीक है। और देखिए और क्या एब्जॉर्ब करती है, कार्बोहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट हो गया और अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, फैट, अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड, ठीक है। ये तीन चीजें एब्जॉर्ब करती है बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये होता है कि आप ऐसा समझिए कि आप किसी बड़े से होटल में जाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है वो वीवीआईपी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उस होटल के अंदर जाना चाहते हैं और आप ऐसे सोचे कि आपके पास कुछ ना हो और आप ऐसे सिंपल शर्ट पैंट पहने और चल दे अंदर, तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि जहाँ पर भी वीवीआईपी लोग होते हैं वहाँ पे एंट्री के लिए आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो आईडी कार्ड, वही ड्रेस, वही सब कुछ पहन करके, ठीक है, जो जिससे पहन के आप पहले जा रहे थे और आपको जाने नहीं दिया गया। और कहीं से अगर आपके पास अगर वो आईडी कार्ड हो जिसमें आपका नाम लिखा हो, जिसमें आपको परमिट दिया गया हो, तो उस आईडी कार्ड को पहन के ही जाने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस समझिए क्या कि पहले बिना आईडी कार्ड के वही ड्रेस कितना भी महंगा हो या कितना भी सस्ता हो, ठीक है, वही पहन के अगर अंदर जाना चाहें तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन वही अगर आईडी कार्ड आपके पास आ जाए, परमिट कार्ड अगर आपके पास आ जाए और उसे पहन करके अगर आप अंदर जाना चाहेंगे तो आपको परमिशन मिल जाएगा। तो यानी कि आईडी कार्ड जो है वो आपका या फिर जो परमिट कार्ड है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, आपको वो आसानी से सुविधाजनक, ठीक है, आसानी से सुविधाजनक आपको अंदर जाने की अनुमति दिला देगा, ठीक है। उसी तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं ऐसे जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फिर अमाइनो एसिड जा करके घुस जाता है, ठीक है। और जो बैरियर होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को डायरेक्टली जाने से रोक रही होती है, तो उन बैरियर के पास क्या होता है कि उन बैरियर के पास जब
प्रोटीन जाता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट छिपा हुआ है या फिर जिसके अंदर अमाइनो छिपा हुआ है, वो उस प्रोटीन को अलाउ कर देता है, क्योंकि वो बैरियर केवल प्रोटीन वालों के लिए होती है। प्रोटीन अंदर बाहर आ जा सकता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट या फिर अमाइनो एसिड नहीं आ जा सकता है। तो प्रोटीन के अंदर जैसे ही कार्बोहाइड्रेट जाएगा और वो प्रोटीन अगर अंदर जाना चाहेगा तो प्रोटीन के लिए तो बैरियर है ही, और अंदर कार्बोहाइड्रेट छिपा हुआ है, वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को पास दिलवा देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आईडी कार्ड एग्जांपल में जैसे पास दिलवा रहा था, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पास दिलवा देगा और कार्बोहाइड्रेट बाउंड्री के अंदर चला जाएगा जहाँ पे वो जाना चाहता है, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब होना चाहता है। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफिजन करेंगे क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ग्लूकोज ही अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वो कंपाउंड है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब इजीली कर सकती है। तो यहाँ पे केवल मैं कार्बोहाइड्रेट लिख करके छोड़ दे रहा हूँ, और दूसरा है अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। अच्छा, अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखिए, पहले तो ये देखिए ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनते हैं। कैसे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है, फ्रॉम बाय वाटर। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब कि आप देखिए ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का ऐसे सबसे अच्छा से एक एग्जांपल देख सकते हैं क्या, कि आप दो ग्लास लें, दो ग्लास लें, ठीक है, एक ग्लास में नीचे छेद करें, ठीक है, और उस छेद से उस छेद में पाइप डालें, और दूसरे ग्लास में ऊपर छेद करें, ठीक है, और उसके अंदर पाइप डाल दें। ठीक है, तो जो नीचे वाला छेद है या ऊपर वाला छेद है, या फिर कैसे दूसरा तरीका समझिए क्या, कि दो ग्लास लें, ठीक है, ये दो एग्जांपल बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चाहे हमारे ये दो ग्लास हुआ, ठीक है, इन दो ग्लासेस को हमने लिया और इन दोनों के बेस में हमने छेद कर दिया, और इन दोनों के बेस को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, जो गोल है उसको पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। एक ग्लास में हमने पूरा पानी भर दिया, पूरा ग्लास में पानी भर दिया, और दूसरे ग्लास को हमने खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो भरे हुए ग्लास से जो खाली ग्लास है उसके अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है। ये आप सबने देखा होगा कि ऐसे पानी जाना शुरू हो जाता है, और वो पानी तब तक जाएगा जब तक दोनों ग्लास में एकदम एग्जैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ना बन जाए। और जिस वजह से भरे हुए ग्लास से खाली वाले ग्लास में पानी जा रहा है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। उस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पानी की वजह से हो रहा है, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से जो पानी है वो भरे हुए ग्लास से खाली वाले ग्लास में पाइप के थ्रू जा रहा है। ठीक है, इसका एक और अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा कि ये जो टैंकर होते हैं पानी के, जो जार आते हैं 20-20 रुपये जो बाहर मिलते हैं, ठीक है, उस जार को एक टोटी में हम लोग लगा के रखते हैं। ठीक है, उसकी भी एक आती है, एक जार आती है 20 लीटर की, और उसके नीचे एक और टोटी आती है, ठीक है, छोटी टोटी, वो बॉटल टाइप टोटी बड़ी, ठीक है, इसमें वो जार जाके फिट हो जाता है। तो जब हम उस टोटी से पानी निकालते हैं, ठीक है, उस टैप से जो पानी निकालते हैं, तो देखते होंगे कि उस टैप से जो जो छोटा वाला बार है जिसके अंदर बड़ा वाला जार जो गया हुआ है, उस छोटे वाले जार से जैसे ही पानी निकलने लगता है, ठीक है, ग्लास में या बॉटल में पानी भरते हैं, तो बबल बन करके उस छोटे वाले बॉटल से जार में ऊपर पानी जाता है। ठीक है, वो पानी जाता है यानी कि ऊपर का पानी नीचे आया है, तभी तो बल, और जो क्या कहते हैं बॉटल का जो एयर का जो बबल है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर से पानी नीचे आया है। ठीक है, इस तरह पानी नीचे से पास होता है क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन गया। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जैसे हमने पानी भरा बॉटल में, तो वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना देता है किस किस के बीच में, वो जो जार है वो, और जो टैप वाला छोटा बॉटल है जिसके अंदर जार फिट हुआ है वो, उन दोनों के बीच में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाता है, जिसकी वजह से बॉटल जो बड़े वाला जार है उसके अंदर से पानी छोटे वाले टैप में चला आता है। ठीक है, और वो ऑस्मोटिक जो ग्रेडियंट है उसको बैलेंस करता है। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए ही मेनली क्या कहते हैं, वो जो मूवमेंट है ऑफ लिक्विड, मूवमेंट ऑफ लिक्विड जो है वो होता है वाटर। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया मैंने उसमें वाटर कहेंगे। तो देखिए ऑस्मोटिक ग्रेडियंट फॉर्म बाय वाटर, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाया जाता है वाटर के द्वारा। ठीक है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन गया, लेकिन क्या देखा हमने, बन तो गया, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि सारी कंडीशन दे दी जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेंगे।
पूरा टेबल मेज, वो टेबल कहते हैं, टेबल चेयर, वो टेबल लैंप, बुक नोट्स पेन सब कुछ दे दें फिर भी वो नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट देने के बाद से भी ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं होता है, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट जो चाहिए वो नहीं होता है। तो उसके लिए वैसे जो लड़के होते हैं उनको सब कुछ कंडीशन देते फिर भी नहीं पढ़ते हैं, तब उनको चाहिए पिटाई, ठीक है। तो उनकी जो थोड़ी उनको डांट पड़ेगी, उनको जब थोड़ा प्रेशराइज किया जाएगा तब वो हो सकता है कि वो पढ़ ले, ठीक है। सेम एज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट दिया गया फिर भी ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हो रहा है, फिर भी मूवमेंट ऑफ रिक्वायर्ड पार्टिकल नहीं हो रहा है, तो हम उसको एनर्जी देंगे, उस पार्टिकल को फोर्स करेंगे कि इस पार्ट से उस पार्ट में इजी जो एब्जॉर्प्शन है वो हो जाए। तो जब एनर्जी के थ्रू एब्जॉर्प्शन करवाते हैं तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, ठीक है। एक्टिवली एब्जॉर्ब करा ट्रांसपोर्ट ना करते हम कहेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये रहा वैसे हो गया। और कुछ लोग होते हैं जैसी कंडीशन में वैसे ही पढ़ना शुरू कर दिए, वैसे ही है पैसिव एब्जॉर्प्शन। जैसे ही ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना वो उसको एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट हो गया रिक्वायर्ड एलिमेंट का, रिक्वायर्ड पार्टिकल का। तो देखिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ दिखता है हमें, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हमें दिखेगा कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। इसमें ये दिखता है हमें ब्लड स्ट्रीम में, आप लिखेंगे इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम मतलब बहाव, ठीक है। ब्लड के जो बहाव है, ब्लड की नदी है, उस स्ट्रीम में ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन दिखता है, हमें होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, फिर भाई इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बदल जाता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन, ऊपर क्या था कैल्शियम आयन, और फिर वही कार्बोहाइड्रेट, और अमाइनो एसिड, ठीक है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन हम जानते हैं कि जैसी कंडीशन मिला वैसे एब्जॉर्प्शन शुरू हो जा रहा है। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वही एग्जांपल ला करके इसमें कर सकते हैं। सेम है जो एग्जांपल इसमें है पहले वाले में सिंपल डिफिकल्ट में, वही पैसिव एब्जॉर्प्शन में भी ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे इसे कंडीशन मिलेगी वो एकदम सिंपल डिफ्यूजन की तरह काम करना शुरू कर देगा। पैसिव एब्जॉर्प्शन को जैसे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मिलेगा वो सिंपल डिफ्यूजन की तरह बिहेव करेगा और सारे जो पार्टिकल रिक्वायर्ड है उनको मूव करवा देगा। अच्छा अब देखिए ये रहा एब्जॉर्प्शन के बारे में कि कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन जो है कौन कौन से मेथड होते हैं एब्जॉर्प्शन के। तो आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। अच्छा एक वर्ड होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब आप बचपन में ही पढ़े हुए, क्लास 6 7 8 में ही आती है, 8th में तक मैक्सिमम आ ही जाती है कि एसिमिलेशन क्या होती है, ठीक है। कि इसमें स्टेप्स दिखाएंगे कि इंजेशन, डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन क्या होता है, तो देखिए मैं यही बता देता हूँ आपको एसिमिलेशन मतलब क्या होता है। एसिमिलेशन को मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सा पार्ट जो है हमें अलग से बताया गया है। ये दिया हुआ है एसिमिलेशन का मतलब डेफिनेशन एनसीईआरटी में। एसिमिलेशन मतलब होता है कि जो फूड हमने खाया, ठीक है, जो फूड हमने खाया उसको हमने किसी न किसी तरह से इतने सारे मैकेनिज्म लगाए और सब बना करके उसका फिर फाइनली उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज किया, फिर उसको एब्जॉर्ब किया इन डिफरेंट मेथड से। तो एब्जॉर्ब किस लिए किया, ताकि वो बर्न होकर के हमें फाइनली एनर्जी दे सके, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब फूड है देखिए
और एब्जॉर्ब्ड many all above substances in utilization of all absorbed substances by बॉडी सेल्स। जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी फूड हमने जो एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस हमने एब्जॉर्ब किया है, उनका यूटिलाइजेशन हो जाए। यूटिलाइजेशन मतलब कि उनको वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर लें, ठीक है, उनका पूरी तरह से उपयोग कर लें, पूरी कुछ भी छोड़े नहीं, उनको पूरी तरह से यूज कर लें उनका, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ये होती है एसिमिलेशन की डेफिनेशन। तो आई होप आपने ये सब कम से कम लिख लिया होगा। मैं सेटअप कर देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिजीजेस के बारे में। डिजीज के बारे में पढ़ते ही चैप्टर खत्म, उसके बाद से टाइम बचा तो आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी लेकर मैं बैठा हूँ आज, टाइम बचते ही मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा ओरली, जिनको हो सकेगा मैं उनको लिख करके सॉल्व करवा दूंगा। तो आप जल्दी से इसको भी लिख लीजिए, इसको भी रख लीजिए। तो आई होप इसको भी आपने लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से डाइजेशन से रिलेटेड डिजीजेस होते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से अच्छे से टॉपिक डाल देते हैं हम, क्या डिजीजेस, ठीक है। मेरा हमारा टॉपिक पहला डिजीज जो है वो है कौन सा, इन्फ्लेमेशन मतलब जलन फील होना, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या समझिए कि इंटेस्टाइन मतलब अतड़ियां होती है, ठीक है, हिंदी में, और ट्रैक्ट मतलब होती है नली। तो जो अतड़ियों की नलियों में जलन फील होती है उसी को यहाँ पे लिखा गया है, इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। वो होती है किस वजह से, ये होती है मेनली दो वजहों से। ड्यू टू बैक्टीरियल या फिर वायरस का इन्फेक्शन हो, ठीक है। इन्हीं दो वजह से इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। और इसमें भी देखिए कौन कौन से वायरस आ सकते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया या फिर वायरस आ सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, जनरली होते हैं वर्म मतलब होता है ये केंचुआ, ठीक है, हुक की तरह दिखने वाला केंचुआ होगा, टेप की तरह दिखने वाला हो सकता है वो केंचुआ, इसकी वजह से ये कंडीशन हो रहा है। या
फिर एक्सेट्रा भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी और भी तरह के जितने भी होते हैं वो सब हो सकते हैं। उस एक आध को छोड़ करके अब अर्थवर्म तो पेट में घुसेगा नहीं, घुसते ही वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हुकवर्म एक जो है वो एक तरह से पैरासाइट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। पैरासाइट मतलब कि हमारे बॉडी को यूज करेंगे, होस्ट हम ही हैं उनके बॉडी के लिए, उनके लिए, और हमारे बॉडी की एनर्जी को यूज करके अपना लाइफ स्टाइल जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो एक होता है ये इन्फ्लेमेशन जैसा भी होता है। दूसरा क्या होता है कि उनकी बीमारी जॉन्डिस, हमने सुना होगा इसका नाम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पीलिया। ठीक है, पीलिया इसे करते कहते हैं क्योंकि पीले कलर का क्रॉस हल्का हल्का पीले कलर का आदमी जो इन्फेक्टेड है वो दिखने लगता है। क्या होगा देखेंगे, येलोइश अपीयरेंस, appearance of nail and skin। ठीक है, nail, skin and eyeball, nail, skin and वाइट पोर्शन ऑफ आई बोल सकते हैं। आईबॉल वगैरह क्या होता है वो आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप देखिए इसको ऑफ वाइट पोर्शन ऑफ वाइट पोर्शन ऑफ, क्या समझा इससे आपने कि येलोइश कलर दिखेगा किसका, नेल का जो कि व्हाइट है फिलहाल, या फिर हल्का सा पिंक कह सकते हैं। स्किन का जिस कलर का भी है वो ही, अगर स्किन से भी नहीं पता चल रहा है तो व्हाइट पोर्शन ऑफ आई। ठीक है, जो व्हाइट पोर्शन होती है आई की वो हल्की सी येलोइश दिखने लगती है, जो कि आदमी का कलर कोई सा भी हो, ठीक है, किसी भी का भी कलर कोई सा भी हो, कोई गोरा हो, काला हो, सांवला, भूरा हो, किसी भी कलर का हो, लड़का हो, लेकिन सबका आई का जो व्हाइट पोर्शन होता है वो सब में व्हाइट ही रहता है, किसी में भी ब्लैक नहीं हो जाता। ठीक है, एक्सेप्ट वो जिंदा होना चाहिए पहली बात तो। अगर वो जिंदा है उसका जो आई का पोर्शन होता है जो कि व्हाइट ही हमेशा दिखेगा, सबके अंदर ही कॉमन होता है, वो भी हल्का सी येलोइश दिखने लगता है। कब? जब जॉन्डिस होती है, कब? जब जॉन्डिस होती है। ठीक है, और ये क्यों होगा? ड्यू टू डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी हम कहेंगे कि एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बिलिफाइडिन बोले या फिर सीधे बोल लीजिए बाइल पिगमेंट और बाइल पिगमेंट। ठीक है, ये होता है जॉन्डिस का। ठीक है, किस वजह से होता है, कैसे होता है, तो भैया इन्फेक्शन से होता है। इसमें होगा इन्फेक्शन, ये होगा ड्यू टू इन्फेक्शन इन लीवर। लीवर से तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बाइल जूस पूरा निकल रहा है, बाइल टोटल लीवर से तो निकल रहा है। सो लीवर में अगर इन्फेक्शन होगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से येलोइश अपीयरेंस ऑफ नील स्किन एंड व्हाइट पोर्शन ऑफ आई दिखता है। तो अब देखिए जॉन्डिस के बाद होती है क्या, यह है एंजाइटी में वॉमिटिंग। सभी जानते हैं वॉमिटिंग में कैसे होता है, सबने कभी ना कभी किया ही है वॉमिटिंग। ठीक है, कोई नहीं कह सकते कि मैंने उसमें कभी नहीं किया है वॉमिटिंग, सब उल्टी करते हैं। ये होता है
क्या होता है ये बैकफ्लो ऑफ स्टोमक कंटेंट, ठीक है। वॉमिट को रेगुलेट कौन करता है, वॉमिटिंग कौन करवाता है, तो वॉमिटिंग regulated by vomit center of medulla, ठीक है, ऑफ मेडुला। तो ये हुआ वॉमिटिंग के अंदर, ठीक है। अब क्या देखेंगे, वॉमिटिंग के बाद से होगा हमारा इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ठीक है। तो डायरिया के बारे में हम देख रहे हैं, आई होप आपने ऊपर वाला लिख दिया होगा, मैं इसको रबी कर देता हूँ, नीचे वाला लिख कर दिया, मैं उसको नहीं रब करूंगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, डायरिया। डायरिया आपने सबने देखा होगा क्या, कि बच्चों को अक्सर देखा जाता है बच्चों में कि उनको डायरिया हो जाता है। क्या डायरिया होता है, उनका जो फीकल मटेरियल है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो उसमें लिक्विडिटी, ठीक है, उसमें गीलापन बढ़ जाता है, एक्सेसिवली बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो लिखेंगे हम डायरिया में, डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए डायरिया की स्पेलिंग होती है, डायरिया। आई होप यही होता है, स्पेलिंग अगर गलती भी होगी तो आप सही कर लीजिएगा। फिलहाल तो अभी मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी नोट्स देखना जरूरी है। देखिए डायरिया में होता क्या है, ये होती है ड्यू टू एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल लेवल से बढ़ जाना, ठीक है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ इसका बाउल मूवमेंट, ठीक है। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट होगा तो क्या होगा, लिक्विडिटी ऑफ फिजिकल मटेरियल इंक्रीजेस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इसका ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मैं यहाँ पे DEC लिख के छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आई होप आपको यहाँ पे राइट दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको डिक्रीजेस दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डिक्रीजेस लिखा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डिक्रीजेस लिखा है मैंने। तो अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी बीमारी, इन्फ्लेमेशन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फिर वो क्या कहते हैं ये जॉन्डिस, वॉमिटिंग
और अब हमने देखा क्या, अभी अभी डायगोनल। तो आप झट से ये तीनों नोट कर लीजिए जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। वो इन्फ्लेमेशन इंटरकार्डियल ट्रैक्ट भी दिया हुआ है, लेकिन उसकी हेडिंग बना के नहीं दी गई है। जॉन्डिस के पहले 3 लाइन में वो उसके बारे में बताया गया, 3 लाइन में। तो वहाँ से पेज में इसके बारे में लिखा हुआ है, आप लीजिए झट से। एक बार मैं, मुझे थोड़ा सा स्वेटिंग ज़्यादा होती है, एक बार मैं अपना बुक पूछ लेता हूँ, तो आप लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब हम लिखेंगे हेडिंग बीमारी के बारे में। 3 और रह गई हैं, कौन कौन सी? इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और पैन, प्रोटीन एनर्जी malnutrition। तो चलिए तीनों के बारे में। पैन में तो है वो मैरास्मस और क्वास्कर क्वास्कर जो है, वो जो बोलते हैं, वो भी आता है। तो हम अगली बार बीमारी के बारे में देखेंगे क्या, डाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है कि डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। इंडाइजेशन में क्या होता है कि डाइजेशन नहीं हो पाता, जबकि होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ इसका ऑफ फूड नॉट आपका, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड नहीं हो पाता है, जबकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन क्या, बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट डिक्रीज होता है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। अब ये बाउल मूवमेंट डिक्रीज कैसे होगा, बाउल मूवमेंट देखिए इंडाइजेशन में क्या होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, ठीक है। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, मतलब कि आपको लगेगा कि पेट भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। और इसमें देखिए बाउल मूवमेंट affected by
फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग की वजह से, टेंशन की वजह से, और इरेगुलर मोशन की वजह से हो सकता है। मौसम की वजह से आप पीटीसी ले सकते हैं आप, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके इसके कॉन्स्टिपेशन के। तो देखिए यहाँ पे इरेगुलर मोशन मतलब क्या, इरेगुलर मोशन मतलब मूवमेंट करना नहीं होगा। इरेगुलर मोशन मतलब यहाँ पे कि आप अगर कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर आके पूछता है कि आज आपको मोशन हुआ या नहीं। मोशन हुआ है मतलब ये नहीं पूछता कि आप अब मूव किए कि नहीं अपनी जगह से। इसका मतलब ये हुआ कि आज आपने मोशन किया कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने आज फीकल मटेरियल आपने पास किया कि नहीं, आज आपने पॉटी किया कि नहीं, डॉक्टर ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इरेगुलर अगर हम मोशन करेंगे या फिर इरेगुलर अगर हम पॉटी करेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग होगी तो भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ सकती है। ज़्यादा अगर हम सोचने लगे किसी भी चीज़ के बारे में तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद से हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पैम। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जिसको कि पैम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन और एनर्जी का मालन्यूट्रिशन अधिकता ना हो, कमी हो जाएगी मुझे किसी लोग की, तो उसकी वजह से ये पैम जो है इंटीग्रेट होता है। कहाँ कहाँ हुआ था, एक बार हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कब हुआ था, इन बांग्लादेश में, इन बांग्लादेश ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर, जब वहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, चाह रहे थे कि क्या जो वहाँ पे राजा है वो हट करके वहाँ पे जो डेमोक्रेसी आ जाए, तो उसको उन्होंने नाम दिया था लिबरेशन वॉर। ठीक है, तो लिबरेशन वॉर के टाइम पे जब वॉर होता है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, और उस वॉर की वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई वॉर के टाइम पे। तो कहीं पे प्रोटीन की कमी, कहीं पे एनर्जी की कमी हो गई, कहीं पे दोनों चीज़ की कमी हो गई, तो उसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लोगों में दिखाई दिया। और एक दिखाई दिया था कहाँ पे, इथियोपिया में। कब दिखाई दिया था, ड्यूरिंग सीवियर, सीवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस फॉर्म में वहाँ पे सूखा पड़ा था, एकदम एकदम सूखा, मतलब कि वहाँ पे बारिश हुए कई दिन बीत गए थे, कई महीने बीत गए थे, जिसकी वजह से पूरी तरह सूखा पड़ा, जो फसलें थी वो खत्म हो गई। उसके बाद से लोग वहाँ पे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की शिकार हो गए। ठीक है, अब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जब होता है तो वो दो तरह से दिखा देता है। ठीक है, कैसे, एक होता है मेरेस्मस की फॉर्म में, एक होता है क्वासिलोकेट फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, मैं इन सबको कंप्लीटली रफ करके उसके बाद से मेरेस्मस क्वासिलोकेट, फिर उसके बाद से कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कशन आप फिर से लिख लीजिए इसको। आई होप आप लिख रहे हैं जल्दी जल्दी।
तो अब आप हो सकता है आपने लिख लिया हो, कर देता हूँ। इसीलिए मैं आप जल्दी से जल्दी लिख सकें, इसीलिए मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ कि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, बीच में बोलता नहीं, ताकि आपका दिमाग डाइवर्ट ना हो लिखते टाइम पे। इफेक्टेड की जगह कहीं हो सकता है आपने इन्फेक्टेड लिख दिया तो दिमाग डाइवर्ट हुआ, तो इसलिए मैं बोलता भी नहीं उस टाइम पे। तो आप उस टाइम पे जल्दी से जल्दी लिख लिया कीजिए। नोट्स अगर नहीं कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी बचे हुए टाइम में आप पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम किसके बारे में, नैरेशंस के बारे में। नैरेशंस होता है ये भी पेन के अंदर आता है, ठीक है। नैरेशंस इसमें होता ये है नैरेशंस में कि प्रोटीन की कमी हो जाती है, कैलोरीज की कमी हो जाती है, ठीक है। इसमें लिखेंगे deficiency of protein and कैलोरी, ठीक है। इसमें प्रोटीन और कैलोरीज की एफिशिएंसी हो जाती है। ये 1 साल के से छोटे बच्चों में दिखाई देती है। infant less than क्या less than of 1 साल से भी छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दिखाई देता है एफिशिएंसी, ठीक है। ये प्रोटीन कैलोरीज की वजह से हो सकता है, और किस वजह से हो सकता है कि milk of mother is replaced by क्या लो कैलोरी and low protein food। अगर बच्चे को फॉर अगर माँ के दूध को मदर मिल्क ऑफ मदर, ठीक है, मिल्क ऑफ मदर अगर रिप्लेस कर दिया जाए, छोटे बच्चे इन्फेंट जो 1 साल से छोटे वो माँ का ही दूध पीते हैं, अगर माँ के दूध को हटा करके उन्हें लो कैलोरी और लो प्रोटीन वाला अगर फूड हम देने लगे तो उन्हें नैरेशंस हो सकता है, ठीक है। और एक और क्या है रीजन, ये था, इसको लिखेंगे ए, एक और लिखेंगे क्या बी बना करके। एक और रीजन क्या हो सकता है कि mother get pregnant soon after birth of
फर्स्ट इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब यही है कि वो 2 साल से नीचे तक का बच्चा रहेगा। इन्फेंट उन्हीं को कहते हैं जो 2 साल से कम नीचे तक के बच्चे हों और जिनका बर्थ हो चुका हो। तो अगर माँ के दूध को अगर हम रिप्लेस कर दें इसके लो कैलोरी लो प्रोटीन वाले फूड से, तो भी बच्चों को महसूस हो सकता है। या फिर माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट हो, ठीक है, मदर गेट प्रेग्नेंट, तो मदर प्रेग्नेंट होने का सून आफ्टर, जल्द ही पहली डिलीवरी के जस्ट बाद ही, जल्द ही दोबारा अगर मदर प्रेग्नेंट हो जाए तो उस टाइम पे भी बच्चे को दूध नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वो मैरासिस का शिकार हो सकता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, लॉस ऑफ बॉडी वेट, और क्या होगा, थिनिंग ऑफ स्किन, लिम्स, ठीक है, थिनिंग ऑफ स्किन, लिम्स, और क्या देखेंगे, लॉस ऑफ बॉडी फैट, ठीक है, और बॉडी फैट का लॉस होगा, ये होगा। और उसके बाद से होगा क्या, देखेंगे कि अब ये सब जब सब होगा, बॉडी वेट का लॉस होगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा प्रॉपर्ली, तो बच्चे का क्या होगा, इन्फेंट गेट मेंटली फिजिकली रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब कि अपंग हो जाना। ठीक है, अपंग होना मतलब कि आप ऐसे समझिए कि वो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट उस चीज का नहीं हो। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि मेरी हाथ जो है वो क्या कहते हैं फिजिकली रिटार्ड हो गई है, यानी कि कंप्लीटली इसका डेवलपमेंट जो है वो हो नहीं पाया। ठीक है, इसको प्रॉपर फूड नहीं मिली है मेरे हाथ को, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है, इसलिए मेरा हैंड जो है वो फिजिकली जो है वो रिटार्ड हो गया है। तो जब बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर प्रोटीन और कैलोरी रिच फूड नहीं मिलेगा, तो उनका बॉडी वेट लॉस होगा, थिनिंग होगी किसकी, स्किन और लिम्स की। ठीक है, बॉडी फैट का लॉस होगा, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो मेंटली और फिजिकली रिटार्ड हो जाएंगे। ठीक है, कम हो जाएंगे, हो सकता है मैक्सिस की वजह से। अब एक और लास्ट बीमारी जो बच्चे हुए हैं क्रॉस कर, वो मैं नीचे लिख करके फिर उसके बाद ऊपर वाला रख के करके कंटिन्यूटी में इसको लिखवा लूंगा। तो देखिए ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन और कैलोरी दोनों हुई है, यहाँ पे केवल डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन होगा, नॉट कैलोरी, नॉट। ठीक है, ये इन्फेंट्स में देखा जाता है, बच्चे जो 1 साल से कम की एज के हो, ये देखा जाएगा इन चाइल्ड मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर होगी। 1 साल से भी बड़ा बच्चा होगा उसके अंदर नहीं होगा, 1 साल से छोटे बच्चे के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा रहा है
कि मदर के मिल्क को रिप्लेस कर दिया जा रहा है लो कैलोरी और लो प्रोटीन वाले फूड से। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि फूड ऑफ चाइल्ड, बच्चे का फूड किससे रिप्लेस कर दिया है, फूड ऑफ चाइल्ड रिप्लेस बाई किसकी रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस बाई लो प्रोटीन, लो प्रोटीन एंड हाई कैलोरी, लो प्रोटीन फूड। ठीक है, फूड ऑफ चाइल्ड रिप्लेस बाय लो प्रोटीन एंड हाई कैलोरी फूड। ठीक है, प्रोटीन का कंटेंट जो है जो दिया गया है दोबारा फूड उसके अंदर तो कम है लेकिन कैलोरी उसके अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कैलोरी की कमी नहीं दिखती है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, और ये 1 साल से अधिक के बच्चों में होता है। तो ये इसको मैंने इसके साथ इसलिए लिखा है ताकि आप इससे इजीली कंपेयर कर सके, देखिए कि इसमें डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कैलोरी दोनों हो रही है या इसमें डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो रही है कैलोरी नहीं हो रही है। इसमें 1 साल से कम के बच्चों में दिखता है, 1 साल से अधिक के बच्चों में दिखता है। इसमें मदर का मिल्क जो है वो लो कैलोरी लो फूड्स प्रोटीन वाले फूड से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे बच्चे का फूड रिप्लेस कर दिया गया है लो कैलोरी लेकिन हाई लो प्रोटीन लेकिन हाई कैलोरी वाले फूड से। तो ये रहा हमारा कंपैरिजन। अब देखिए एक और कंपैरिजन करना होगा हमें। अनलाइक मतलब होता है विपरीत। ठीक है, इसमें लिखेंगे अनलाइक मेरेस्मस some fat remain beneath किसके स्किन। मेरेस्मस में मैंने बताया कि स्किन और लिम्स की थिनिंग होती है, पतले होते हैं। ठीक है, रिंकल्स पड़ते हैं, उस पे झुर्रियां पड़ जाती है स्किन पे मेरेस्मस में। लेकिन मेरेस्मस के विपरीत इसमें क्वासियोकर में कुछ फैट स्किन के नीचे रह जाते हैं, पूरी फैट खत्म नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए एक जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि नॉर्मल, बाकी सब तो देखिए इसमें भी थिनिंग होगी लेंस की, लेकिन इतने भी थिन नहीं होंगे कि उसकी फैट जो है वो लूज हो जाए। ठीक है, लेकिन क्लासिकल में देखिए एबनॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ किसका, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ग्रोथ नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे स्वेलिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट। ब्रैकेट में लिखेंगे मेनली स्टमक। देखो मैरेस्मस में कुछ फैट, अनलाइक मैरेस्मस के विपरीत कुछ फैट रह जाते हैं स्किन के नीचे, किसमें, वास्कुलर के बारे में। ठीक है, ये यहाँ से प्रवाह से ध्यान रखना आपको। और एक और आखिरी पॉइंट ये रहा हमारा कि एबनॉर्मली स्वेलिंग हो जाती है। नॉर्मली आदमी खाता है तो हाथ की, पैर की, जो चारों लिम्स हैं हमारे उनकी, फिर हिप की, फिर फेस की, और फिर इसके बाद चेस्ट, स्टमक, सबका एबनॉर्मल जो है वो वेट जो है वो इंक्रीज होता है और सब जगह फैट क्या कहते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें क्या होता है क्वेश्चन में कि फैट नहीं डिपॉजिट हो रहा है, मतलब बॉक्स तो इसमें बॉडी का वेट हो ही रहा है,
मसल में भी, लेकिन उसमें भी उस लॉस में फैट भी लॉस हो रहा है, लेकिन इतना भी लॉस नहीं हो रहा है कि स्किन के अंदर बीज का जो स्किन के जो नीचे का जो फैट है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है स्टमक की। आपने किसी किसी जो ये जो गरीब बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, इधर उधर जो ये जो कबाड़ी वगैरह वाले हैं, या फिर इनसे भी खराब सी मछली जैसे कि जो नाली वगैरह साफ करते हैं, उन लोगों के जो सफाई कर्मियों के जो बच्चे होते हैं, इन जनरल देखा गया है कि जो इधर उधर जो तंबू गाड़ करके इधर रहते हैं, इधर इस बिल्डिंग, इस गवर्नमेंट बिल्डिंग के नीचे, गवर्नमेंट बिल्डिंग के नीचे, तो उनके बच्चों को देखेंगे आप, तो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और उनके जो हेयर है वो ब्राउन हो चुके होते हैं, और वो उनके बॉडी को देखेंगे कि बॉडी का जो पार्ट है, वो जो लिम्स है एकदम थिन है, पतले हैं, लेकिन उनका जो स्टमक है वो बाहर की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो वो ऐसा नहीं कि वो खाने की वजह से निकला है, वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं हमसे, नहीं, उनको क्वासियोकर की शिकायत है, ठीक है। उनके जो स्टमक है, ये बॉडी का कोई पार्ट, और बॉडी का पार्ट में मेनली जो है स्टमक जो है वो स्वेलिंग हो जाती है उसकी, वो फूल जाता है, ठीक है। तो इतना रहा आज का हमारा लेक्चर, और यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आप देखते हैं टाइम है तो मैं डिस्कस कर दूंगा एक बार, मैं चालू पर इंसाइटिव भी देना चाहता हूँ, तो तब तक आप इसे नोट करिए, 10 सेकंड में मैं देते ही जाऊँगा इसको इंसाइटिव को। तो चलिए मैं अपनी इंसाइटिव ले आया, तो अब इंसाइटिव का डिस्कशन एक बार जल्दी से कर लेते हैं। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। आप एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन को पढ़िए, सॉल्व करिए, नहीं समझ में आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम चैनल को मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं उसका नाम लिख करके हमेशा डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से आकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो आपके मैं वो सारे क्लियर करने को तैयार हूँ, ठीक है। ऑफकोर्स एक लिमिट है कि वो सिलेबस का होना चाहिए, आपके पढ़े हुए चैप्टर का होना चाहिए, क्योंकि बताने के लिए तो मैं कुछ भी बता दूँ, लेकिन वही है कि आपको भी समझ में आना चाहिए, और आपको वही है कि छोटी चीज़ आ नहीं रही है और बड़ी चीज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 267 पे, कि चूज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। इसके लिए गैस्ट्रिक जूस कंटेन के लिए, ठीक है। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस में ट्रिप्सिन तो होता नहीं है गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। तो ट्रिप्सिन वाले सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। तीनों में से तो कोई हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, ये तीनों होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। अगर बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे की, तो उसमें रेनिन भी होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था छोटे बच्चों में मिल्क डाइजेशन के लिए। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए पहला। और देखिए एक है इंटेरिकस, सर्कस इंटेरिकस इज द नेम ऑफ गिवन टू, तो किसके लिए सर्कस इंटेरिकस नेम दिया गया है, तो इंटेस्टाइनल जूस के लिए दिया गया है, इसका ऑप्शन बी होगा। मैच द फॉलोइंग में देखिए क्या है कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन क्या है, तो एक बाइल है, एक बाइल के पार्ट है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च कौन करवाता है, अमाइलेज। डाइजेशन ऑफ फैट लाइपेज करवाता है। सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड, पैरोटिड एक सलाइवरी ग्लैंड है। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब देखिए आंसर ब्रीफली, ठीक है। तो आंसर ब्रीफली में देखिए ए जो है तीसरे का ए, व्हाट आर विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन द स्टमक। इंटेस्टाइन में विलाई क्यों होते हैं, स्टमक में क्यों नहीं होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों नहीं होते हैं आप सोचिए कि स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं करवाना है, ठीक है, स्टमक में जो है एब्जॉर्प्शन नहीं करवाना है, लेकिन इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया होने के लिए विलाई का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका रीजन होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज द रीजन। उसके बाद से लिखेंगे दूसरा, हाउ डज पेप्सिनोजेन चेंज इनटू
एक्टिव फॉर्म, ठीक है, ड्यू टू इट्स एक्टिव फॉर्म। तो पैक्सिनोजन जो है, प्रो एंजाइम पैक्सिनोजन एक्टिवेट कैसे होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वो HCl मीडियम, एसिडिक मीडियम की वजह से वो प्रो एंजाइम पैक्सिनोजन से पैक्सिन में बदल जाता है। इसका लिखेंगे रीजन क्या होगा, इन ड्यू टू एसिडिक मीडियम given by HCl, ठीक है। What are the basic layer of alimentary canal, तो मैंने आपको बताया, कई बार बता दिया है, फिलोसा, मस्कुलर, सबमिकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। उसके बाद से how does bile help in digestion of fat, bile digestion of fat में कैसे हेल्प करता है, तो वो लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है और इमल्सिफिकेशन यानी कि तोड़ता है फैट को छोटे छोटे फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से आप ये लिख सकते हैं इसके बारे में कि मेनली कि it activates lipase enzyme which work on fat and digest it। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो पैनक्रियाटिक जूस का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में क्या रोल है, पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं ट्रिप्सिनोजन, थाइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सिल पेप्टाइडेज, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड जो प्रोटीन है काइम में, उसको ये डाइजेस्ट करेंगे। तब जब ये खुद ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में चेंज हो जाएंगे, ये प्रोटीन को चेंज कर देंगे, किस में, प्रोटीन को चेंज कर देंगे ये डाइपेप्टाइड में, ठीक है, प्रोटीन को चेंज कर देंगे डाइपेप्टाइड में। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर प्रोटीन इन स्टमक। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन करवाता है, स्टमक में। स्टमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करवाएगा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो लिखेंगे कि ड्यू टू एसिडिक मीडियम इन स्टमक, प्रोएंजाइम पैक्सिनोजन released by peptic cell get activates into active पैक्सीन, ठीक है। एंड उसके बाद लिखेंगे कि पैक्सीन चेंजेस प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेक्टोन, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद लिखा है कि गिव डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, पहले लेक्चर में करवाया है 2 1 2 3 2 1 2 3। उसके बाद से देखिए गिव द डेंट, सॉरी, सातवां क्वेश्चन है कि बाइल जूस कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, yet it important for the digestion। why, बाइल जूस में डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम कोई नहीं है, लेकिन डाइजेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटेस्टाइन में जो लाइपेज है उसको एक्टिवेट करता है जिससे कि फैट का इमल्सिफिकेशन हो सके, ठीक है। अब देखिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जब होता है, एक चीज मैंने नहीं बताई आपको कि जब फैट का इमल्सिफिकेशन होता है तो फैट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फैट does not get directly absorbed by इसके बॉडी, ठीक है। तो स्मॉल molecule of fat get coated with protein, ठीक है। तो ये एक तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया कि फैट जो है, फैट का स्मॉल मॉलिक्यूल के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी जिसकी वजह से फैट इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोटीन कोटेड फैट, प्रोटीन यानी कि लेयरिंग, ठीक है, कोटेड फैट कॉल्ड, जो मिसेल है, मिसेल, ठीक है, फैट डज नॉट गेट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय बॉडी, तो स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट, ठीक है। अब लिखेंगे मिसेल्स ऑफ फैट गेट कोटेड विद प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कोटेड मिसेल, प्रोटीन कोटेड फैट या फिर प्रोटीन कोटेड मिसेल
कॉल्ड क्या होगा, काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, ठीक है, काइलोमाइक्रोन उसको कहते हैं। तो इस तरह से काइलोमाइक्रोन जो है वो जाएगा कहाँ पे, काइलोमाइक्रोन moves to lenticels and get absorbed by body। तो मैं बता रहा था कि फैट जो है वो बाइल जो है वो लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा, जबकि उसके पास भले कोई एंजाइम नहीं है लेकिन बाइल जो है लाइपेज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फैट का जो है एब्जॉर्प्शन है बॉडी में हो पाता है। तो फैट एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे पहले बाइल का होना बहुत जरूरी है, भले ही उसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है। फिर लिखा डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव रोल ऑफ chymotrypsin, ठीक है, which is with which two other digestive enzymes और देखिए नौवां क्वेश्चन जो है वो सॉरी आठवां क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि काइलोमाइक्रोन का क्या काम होता है। तो काइलोमाइक्रोन और उसके साथ साथ दो और कौन से होते हैं सेम क्या कहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक वाले या फिर सेम तरह के फंक्शन करने वाले एंजाइम, तो ट्रिप्सिन के साथ साथ होता है काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो काइमोट्रिप्सिन ये सिंगल फंक्शन कौन करता है, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और वो किससे निकलते हैं दोनों, ये जो तीनों हैं कौन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये निकलते हैं पेनक्रियाटिक जूस से, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस में मिलेंगे ये, निकलेंगे किससे, पेनक्रियाटिक ग्लैंड से, और ये प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में चेंज कर देते हैं। फिर क्या है नवा क्वेश्चन कि हाउ आर पॉलीसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड आर डाइजेस्टेड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड कैसे डाइजेस्ट होते हैं, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलने के लिए सबसे पहले एमाइलेज लगेगा, एमाइलेज जो है वो डाइसेकेराइड में बदलेगा, उसके बाद फिर डाइसेकेराइड को अब्सॉर्ब करने के लिए डाइसेकेराइडेज जाएगा और उसका और छोटे फॉर्म में जोड़ करके अब्सॉर्ब कर लेगा। फिर देखिए 10वां 11वां क्वेश्चन जो सॉरी 10वां क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ HCl आर नॉट सेक्रेटेड इन द स्टमक, HCl अगर स्टमक में नहीं सेक्रेट होगा तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में नहीं बदलेगा, जिसकी वजह से पेप्सिन में नहीं बदलेगा तो प्रोटीन का पार्शियल जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो फिर उसके बाद से फिर म्यूकस का निकलना भी बंद हो जाएगा। म्यूकस तभी तो निकलेगा जब उसको पता चलेगा कि HCl निकलने वाला है, ना म्यूकस निकलेगा ना प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन निकलेगा, इसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन का इफेक्ट होता है। उसके बाद से क्या है, हाउ डज बटर इन योर फूड गेट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द बॉडी, बटर में क्या होता है, फैट, फैट कैसे डाइजेस्ट होता है बताइए, फैट जो हो जाएगा लाइपेजेस, उसका काम करेगा क्या, पॉलीग्लिसराइड को फिर टेट्राइड को फिर डाइडाई को फिर मोनोग्लिसराइड, फिर मोनोग्लिसराइड को बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद से देखिए 12वां क्या है, डिस्कस द मेन स्टेप इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एज द फूड पासेस थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट कैनाल। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन का पहला डाइजेशन स्टमक में होता है, कैसे वो एंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के बाद फिर HCl वगैरह उसमें जोड़ देंगे, HCl आकर तभी वो प्रोटीन पेप्सिनोजन में बने आएगा, और वो प्रोटीन पेप्सिनोजन को HCl के मीडियम में वो पेप्सिन में बदल जाएगा, फिर वो प्रोटीन का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेगा। फिर उसके बाद से पेनक्रियाटिक जूस जो है अगर मिलेगा टाइम से वो मिल क्या करता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज मिल करके प्रोटीन को डाइवर्टेड में चेंज कर देते हैं। फिर इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल सेक्रेशन जाएगा तो वो प्रोटीन के साथ सॉरी डाइपेप्टाइड के बाद जाकर डाइपेप्टाइडेज बनाएगा, फिर उसका फिर फैटी एसिड में बदल करके अब्सॉर्ब कर लेगा। फैटी एसिड कह रहा हूँ, फैटी एसिड नहीं आपका अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड डाइपेप्टाइडेज जाकर के अमाइनो एसिड में बदल जाएगा और इस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन का। फिर एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कीटोन और डाइफाइडोन। कीटोन
ईद का गम के साथ अटैचमेंट कोडॉन, डाइफाइडॉन मिल्क टीथ और फिर परमानेंट टीथ आना डाइफाइडॉन कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद से लिखा है क्या 14वां क्वेश्चन, इंडियन डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड देयर नंबर्स, मोलर प्रीमोलर कैनाइन इंसिजर कैसे होते हैं, इंसिजर का नंबर मैंने पहले लेक्चर में पूरी तरह अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब लेक्चर जाके देखिए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर का फंक्शन क्या होता है, तो लीवर का फंक्शन होता है बाइल, बाइल निकालना, ठीक है। बाइल निकालना बहुत जरूरी है, और बाइल जब निकलेगा तो वो जाकर के गाल ब्लैडर में कंसंट्रेट होगा, स्टोर होगा, और जब बाइल स्टोर होगा उसके बाद से फिर वो बाइल फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, वैसे लाइपेजेस को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। लाइपेजेस को एक्टिवेट करेगा तो लाइपेजेस जो है वो फैट के ऊपर काम करेंगे, फिर पॉलीग्लिसराइड, फिर वही चीज पॉलीग्लिसराइड को ट्राइग्लिसराइड टाइप मोनोग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड फिर ऊपर लाइपेजेस काम करेगा तो फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट, कौन सा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन विद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। ये सबको मैंने कंप्लीट कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है मैंने, एक एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अब आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, नोट्स देखिए, चैप्टर देखिए, सॉरी वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए और फिर एनसीईआरटी पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम, एक एक क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है, समझने बहुत जरूरी है। तो आज के लिए लेक्चर जो काफ़ी बड़ा हो गया, चलिए फिर भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ पहला चैप्टर। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी डोजो, ठीक है। जो भी डाउट पूछता है वो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का नाम दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन करिए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।